नमस्कार। हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था आज उसका अंतिम टॉपिक है पदार्थ की जो अवस्था है। पदार्थ की अवस्था हमने टॉपिक के शुरुआत में ही पढ़ी थी। उस समय हमने 3 अवस्था पढ़ी थी, ठोस थी, द्रव्य थी और गैस थी। आपको शायद याद होगा कि उस समय भी मैंने बताया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्थाएं जो हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। पहली अवस्था जो है वो है प्लाज्मा है और दूसरी अवस्था जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। पदार्थ की 2 अवस्थाएं हैं। दोनों अवस्था से हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अवस्था एग्जाम की दृष्टि से। तो जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं उनके बारे में एक बार देखेंगे हम। ठोस, द्रव्य, गैस हमने तीनों अवस्था पढ़ रखी हैं। जितना जरूरत था 9वीं क्लास के लिए उतना मैंने अध्ययन करवाया है उन चीज़ों का। आज पदार्थ की जो चौथी अवस्था देखी जाती है वो चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा जो है, जो हमने इनके जो प्रॉपर्टी यानी गुण होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। ये जो ठोस होते हैं, द्रव्य होते हैं, गैस होते हैं। हमने जो ये 3 अवस्था पढ़ी हैं उनके विपरीत इनके गुण होते हैं प्लाज्मा के, इसलिए इसको पदार्थ की चौथी अवस्था नाम दिया। ये जो प्लाज्मा है वो गैसीय बादल के रूप में रहता है। बोला ऐसे लगता है जैसे क्लाउड बादल हैं, वैसे गैस का गोला होता है, उस रूप में प्लाज्मा अवस्था रहती है। गैसीय बादल के रूप में रहता है, ध्यान करना। गैसों की तरह जो इनका भी है ना निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। कोई आकार नहीं है इनका, कोई आयतन नहीं है। जिस प्रकार भी आप कंडे डालोगे, पात्र में डालोगे, उसके अनुसार उनका आकार हो जाता है, ध्यान करना। प्लाज्मा का भी कोई आकार नहीं है। जैसे पात्र में डालोगे, जिस प्रकार की आकृति में डालोगे उसी आकृति का ये हो जाता है। जो मेन चीज है वो ये अत्यधिक ऊर्जा होती है, अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ये हम अभी समझेंगे थोड़ा सा कि किस प्रकार से इनकी जो प्लाज्मा अवस्था है, जो बिंदु लिखना होता है आपको ये लिखना होते हैं, समझ लेंगे अभी ढंग से। तो आपको लिखना है ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं प्लाज्मा। अगला पॉइंट लिखना है ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो आयनीकृत हो जाते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने, जब इनमें करंट प्रवाहित किया जाता है तो ये आवेशित हो जाते हैं, इनमें आवेश आ जाता है जब इनमें करंट प्रवाहित करते हैं। ये जो आपके मान लीजिए ट्यूब हैं या प्लाज्मा टीवी हैं, इनमें जब तो इनमें क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है तो उनके बीच में जब कण होते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं। और आवेशित होने पर बल्ब के अंदर एक चमकीला पदार्थ तैयार करते हैं, यानी चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। जिसके उदाहरण जो है नियॉन बल्ब हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब हैं, सूर्य व तारों में चमक है, सारी प्लाज्मा के कारण ये होती हैं। तो ये जो हमने पढ़ा वो एक बार हम देखते हैं कि सिंपल दृष्टि से किस प्रकार क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए हम एक पात्र बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक ये पात्र लिया है, इसके अंदर मान लीजिए ये गैस के कण है, ये इसके अंदर क्या है, गैस के कण है। ढंग से समझना, इसके अंदर ये गैस के कण है, ठीक है। पात्र है, पात्र में क्या है, गैस के कण है, विद्यमान है, गतिमान है। अब अगर इनको मान लीजिए हम हीट देते हैं, मान लीजिए हम उष्मा देते हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो अलग बात है। हम सिंपल उदाहरण समझ लेते हैं कि इनको ये हीट देती, इनको ये क्या देती, गर्मी दी, हीट दी, उष्मा दी। आपको पता है गर्मी देने से क्या होगा, जो कण होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। क्या होती है, उनमें गति होती है। जब भी इनको उष्मा देते हैं तो इनमें गति होती है, कणों में गति होगी। कणों में क्या होगी, गति होगी। गति होगी तो ये आयनीकृत गति करने लग जाएंगे और जो ये कण हैं, ये जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। मान लीजिए कण गति कर रहे हैं तो कण क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। जब उष्मा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ढंग से समझ लें इस चीज को। कण होंगे वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। त्याग करने पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे तो कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, और जो परमाणु होगा उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये बात होगी आयनीकृत गैस। दूसरा हो गया आवेशित, ये आवेशित होगी, ऊपर आवेश आ गया। आयनीकृत यानी इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया,
आवेशित यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करिए क्या हो गया, उन पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। यानी इन कणों के ऊपर क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, इस प्रकार से इस बर्तन में प्लस और माइनस आवेश आ जाएंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो जाएंगे और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो धन आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार से ये कण क्या होंगे, आवेशित होंगे और इस प्रकार से विचरण करने लगेंगे, अब गति करने लगेंगे। अब ये जो कण गति करते हैं तो जैसे मान लो गैसीय कण होते हैं तो उनमें हवा का जो इसमें गैसीय कणों की बात करते हैं तो उनमें विद्युत का संचरण नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ गैस है, वहाँ अगर करंट है तो यहाँ तक गैस के माध्यम से नहीं पहुँचता। लेकिन इस प्लाज्मा की विशेषता ये होती है कि जो ये आवेशित कण आवेश आ गए इनमें तो आसानी से ये विद्युत का कंडक्ट करते हैं, विद्युत को गति कराते हैं। ये आसानी से क्या करते हैं, विद्युत को कंडक्ट करते हैं। ध्यान करना, ये विषय मेन चीज़ है। गैस भी गैसीय से भिन्नता है, गैस है लेकिन ये क्या करते हैं, विद्युत को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनमें चमकीला पदार्थ उत्पन्न होता है। ध्यान करो, ये चीज़ है हमने जो पढ़ी है कि अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पे आवेशित हो जाते हैं और एक प्लाज्मा तैयार करते हैं, चमकीला प्लाज्मा। इसी तो नियॉन बला फ्लोरेसेंट ट्यूब कह सकते हैं, सूर्य तारों में चमक कह सकते हैं। सूर्य तारों चमक भी होती है, वो प्लाज्मा की कण होती है। एक प्लाज्मा टीवी आती है, प्लाज्मा टीवी की जो हम बात करते हैं, टीवी की जब बात करते हैं तो टीवी में क्या होती है, पिक्चर ट्यूब होती है। क्या होती है टीवी में, पिक्चर ट्यूब होती है। इस प्रकार से पिक्चर ट्यूब। अब इसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा भरा होता है, इसमें कण होते हैं और जब ये लीड ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब के माध्यम से जब ये करंट प्रवाहित करता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तो ये जो कण होते हैं उनमें कणों में क्या होती है, गति होती है। और कणों में गति होने पर वही बात होगी, परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, परमाणु पर धन आवेश होगा, इसमें गति होगी तो ये ट्यूब की जो सतह होगी उस सतह पर क्या होगा, ये कण आ जाएंगे और वहाँ एक पदार्थ का निर्माण होगा, वो फ्लोरेसेंट का निर्माण होगा जिसके कारण ये चमकीली सतह उत्पन्न होगी। ये क्या होगी, चमकीली सतह उत्पन्न हो जाएगी। तो ये प्लाज्मा टीवी में इस प्रकार होता है। प्लाज्मा टीवी की बात करते हैं तो ये पदार्थ की जो होते हैं चौथी अवस्था होती है। ध्यान करना, इस प्रकार से। अगर पदार्थ की अगली अवस्था देखी जाए तो अगली अवस्था है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था होती है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो BEC। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। BEC का पूरा नाम क्या है, तो BEC का पूरा नाम जो होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था, ध्यान करना, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है बॉस आइंस्टाइन। मेन पॉइंट इसमें क्या है देख लीजिए। पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि सन 1920 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने इस पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की थी। 1920 में उन्होंने पांचवी अवस्था को देख लिया था, उन्होंने उसकी गणना की थी। लेकिन इसके सत्येंद्र नाथ बोस हैं, उस बोस की गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने पदार्थ की नवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। इन्होंने यह गणनाएं की थी, भविष्यवाणी नहीं की थी, उन्होंने कन्फर्म नहीं किया था। लेकिन ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक है, इस आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्थाओं की भविष्यवाणी कर दी। जिस प्रकार से प्लाज्मा को कहा है, गैसीय बादल कहा है, चमकीला पदार्थ कहा है, उसी प्रकार से BEC को कहा था। इसकी एक डेफिनेशन है कि सामान्य वायु के घनत्व, जो सामान्य वायु का घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग, उसका 1,00,000वां पार्ट ले लिया जाए को जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होती है। BEC किस प्रकार तैयार होती है, तब ये लिखना होता है, BEC का आता रहता तभी। देख लीजिए, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होती है। ये ध्यान करना, ये BEC किस प्रकार से तैयार होती है, ये होती है। तो ये पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं, हमने ठोस द्रव्य गैस पहले पूछ ली थी, पढ़ ली थी हमने, तो उसके बारे में, और ये 2 अवस्थाएं जो आज हमने देखी है इनके बारे में, ये विशेष तौर पे इनमें से अलग से क्वेश्चन बनता है। ध्यान करना, ठीक है ना। अब जो इसमें जो मुख्य जो आपके ये चैप्टर कंप्लीट है, इसमें जो 1-2 चीज़ें और बची हैं, जैसे अभी हमने जो टेम्परेचर पढ़े थे, केल्विन, और जो टेम्परेचर पढ़े थे कि तापमान, तो सेल्सियस और केल्विन है। वैसे तापमान की 4 इकाइयाँ होती है, फ़ारेनहाइट होती है, रेडियो होती है, केल्विन होती है, 4 इकाइयाँ होती है। आपके यहाँ 2 इकाई हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट हैं। ये है केल्विन और सेंटीग्रेड वाला है। तो सेल्सियस वाला हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेल्सियस को केल्विन बदलते हैं, केल्विन को सेल्सियस बदलते हैं। इसके बारे में एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। ध्यान करना, ये लिखते रहना साथ साथ में नोट्स वगैरह। अभी हम दूसरा एक देख रहे हैं।
तापमान की जो इकाई होती है वो सेल्सियस केल्विन होती है। उसका मान हम किस प्रकार से देखेंगे, हम देखते हैं सिंपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो मान होता है वो 273.16 केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मान होता है वो 273.16 डिग्री होता है। अगर इनकी गणितीय गणना की दृष्टि से देखा जाए तो हम 0.16 को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, केवल 273 केल्विन ही लिखा जाता है। कभी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आता है, एग्जाम आता है, तो उस समय अगर मान लो 0.16 दिया हुआ तो ये राइट माना जाता है, 273 राइट नहीं माना जाता। अगर 273 माना जाएगा। हम गणितीय गणना में थोड़ा इसका आंकड़ा कम ले लेते हैं, 0.16 का ध्यान करना। तो 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी कि 273 केल्विन है। अगर 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो प्लस 1 इसमें ऐड कर दीजिए, 274 हो जाएगा। 2 हो गया तो मान लीजिए 275 हो गया। इस प्रकार से थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि सेल्सियस में जो केल्विन का मान होते हैं वो सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेंटीग्रेड के जो मान होते हैं वो केल्विन में कैसे बदलते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है ना। तो सेंटीग्रेड का मान मैंने कह दिया, सेंटीग्रेड में तो 0 पर 273 है, तो जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतने उसमें क्या होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा है केल्विन में बदलना, जैसे लिखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे किस में बदलना है, के में बदलना है। किस में बदलना है, के में बदलना है। तो मुझे पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान होता है 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। इसको किस में बदलना है मुझे, केल्विन में। किस में बदलना है, केल्विन। 0 डिग्री पर 273, 25 पे कितना होगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 है तो लिख सकते हैं कि सेल्सियस केल्विन का मान बदलने के लिए अगर किसी का मान हमें केल्विन में बदलना है तो हम लिखेंगे सेल्सियस। क्या लिखेंगे, जो सेल्सियस दिया गया है उस सेल्सियस में आपको कितना ऐड करना है, 273 ऐड करना है। हमारे यहाँ सेल्सियस कितना दिया गया है, 25 डिग्री दिया गया है और 25 डिग्री को किस में ऐड करना है, 273 डिग्री में ऐड करना है। टोटल कर लीजिए, 5 3 कितने हो गए, 8 हो गए, 7 8 9 हो गए और ये 298 केल्विन मान हो गए। ध्यान करना, ठीक है ना। सेल्सियस दिया गया मान में केल्विन की 0 डिग्री पर 273, 0 पर 273 है तो 25 और ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 273 तो 298 केल्विन ये मान होगा। इस प्रकार से इकाई को बदल जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इसी प्रकार से कि अगर मान लीजिए केल्विन में दिया गया मान उसको सेल्सियस बदलना है तो क्या करेंगे, उसको हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी के मान को अगर सेल्सियस में दिया है, अगर किस में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, सेल्सियस में अगर इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि 273 हैं, उस 273 में से केल्विन के मान को घटा लेंगे। उसके केल्विन के मान को क्या कर लेंगे, उसमें से घटा लेंगे। जितना भी होगा उसको ध्यान करना, घटा लेंगे। ये इसको ध्यान रखना। मान लीजिए मैं इकाइयाँ छोटी ले लेता हूँ, सिंपल इकाई ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया कि 73 केल्विन, मान कितना है, 73 केल्विन है खाली। तो उस 73 केल्विन को मुझे बदलना है सेल्सियस में। किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 273 तो मान ये हो गया, माइनस सेल्सियस कितना हो गया, 73 हो गया, तो कितने बचे, 200, तो ये हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस प्रकार से इनके मानों को आप आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। ध्यान करना, ठीक है ना। इसीलिए तो देख लीजिए दूसरा बात, अब आपको है ना इनको आप अभ्यास के लिए करना है। मान लीजिए इनके मान हो सकता है आपके कि 300 केल्विन मान हो। इसको जो मैंने पहले लिखा था, ये पाठ्य पुस्तक में आपका 300 केल्विन का मान है। ठीक है, आपको 573 का मान है, 300 है, 573। इन मानों को आपको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। किस में बदलना है, और सेल्सियस के मान को जो केल्विन में बदलना है वो कौन कौन से है, उसमें आपका देख लीजिए 373 हो सकता है, 373 कर लेते हैं। 373 का मान आपकी किताब में दिया गया है। 373 डिग्री सेंटीग्रेड आपने किसे बदलना है, केल्विन बदलना है। ये आपकी किताब में दिया गया है। और एक मान और ले लीजिए आप, 27 ले लीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। ये आपको क्वेश्चन अभ्यास के लिए करना है। और भी कितने भी कर सकते हैं। धन्यवाद।